व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। 5 चीजें अभी छोड़ दो, और अभी नहीं, अगर लेट कर दिया तो फिर कभी नहीं छोड़ोगे, और कभी नहीं छोड़ोगे तो लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो उनको नहीं अचीव कर पाओगे। तो ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं, ये गांठ बांध लो कि अभी छोड़नी है। आप लोग के मन पे जो एक बोझ बना रहता है वो भी काफी कम हो जाएगा अगर इन 5 चीजों को आप लोग छोड़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, सबको खुश करना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस धरती पर जो सबको खुश कर सके। आप लोग खुद ही देख लीजिए, मॉर्निंग में जो लेक्चर देखने आते हैं तो आप लोगों को कोच 2-4 इंसान ऐसे मिल ही जाएंगे जो सुबह 4 बजे उठकर वीडियो डिसलाइक कर रहे हैं। यार समझ रहे हो आप लोग उनका डेडिकेशन? तो इसलिए हर एक इंसान को खुश करना पॉसिबल नहीं है, और वीडियो आने से पहले डिसलाइक कर देना तो उसका तो मैं कुछ इलाज ही नहीं कर सकता। तो इसलिए हर एक इंसान को आप लोग खुश नहीं कर सकते, पर लेकिन अपनी जगह आप लोग अपने आप को खुश करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों के आसपास वाले लोग जरूर खुश हो जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को लाइफ में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। इससे आप लोगों के आसपास का एनवायरमेंट अच्छा रहेगा। दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना। देखिए हर एक इंसान जो है ना, अगर किसी से कम उम्मीद रखेगा, अगर थोड़ा भी अगर सामने वाला कुछ कर देगा तो आप लोगों को दिल से खुशी होगी। तो ये हर जगह इंप्लीमेंट कीजिए आप लोग, अपने यार दोस्त, रिश्तेदार या फिर अपने रिलेशनशिप जहां पर भी आप लोग इसको हैं उसको हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सामने वाला इंसान आप लोग को अच्छा लगेगा अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए कुछ करेगा, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, तो यहां पर इसको याद रखिएगा। वही डायलॉग मुझे याद आता है, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। तो जरूरतें कम रखिए, जमीर में दम रहेगा, और यहां से आप लोग उम्मीद कम रखिए। इसी तरीके से आप लोग खुश रहेंगे। अतीत में जीना, यार जिंदगी में ना बहुत बुरा हुआ, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, जिंदगी में ना ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखिए ये अतीत ना जितना लंबा खींच लो उतना लंबा खींच जाएगा, और जितना छोटा कर दोगे उतना छोटा हो जाएगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। या तो इसको आप लोग 1-2 दिन के अंदर खत्म कर दो, सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 महीने तक उसी सदमे में चल रहे हैं, यार उसको साइड में फेंको, अगले देखो ना क्या करना है, अगला टारगेट कौन सा है। तो इस तरीके से सदमे में से जितनी जल्दी बाहर निकल जाए। रिलेशनशिप में कोई छोड़ के चला गया, अच्छा हुआ छोड़ के चला गया, इससे बेटर मिलने वाला है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिए। तो इसलिए जो आप लोग का है वो आप लोगों के पास में जरूर आएगा। इसलिए हमेशा लाइफ में आप लोग अपना अगर सिंपल तरीके से जीना चाहते हैं तो थोड़ा सा काम करिए कि अतीत में जीना छोड़ दीजिए। इसी के साथ में खुद को किसी से कम समझना। यार ये यूपीएससी का एग्जाम है, ये ना टॉपर निकालते हैं, यार मुझे ना ये एक्साइज इंस्पेक्टर बनना था पर ये ना तो टॉपर निकाल के ले जाते हैं, यार मुझे ना सीडीएस एनडीए में जाना था पर ये तो यार टॉपर का काम होता है। तो ये टॉपर करना छोड़ दीजिए और अपने आप को टोपी पहनाना छोड़ दीजिए। आप लोग ये बोलिए कि मैं ही हूं सब कुछ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। घमंड नहीं करना है, पर लेकिन हाँ इतना जरूर करना है कि एक जॉब तो मैं ले ही सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, और चीजों के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए। एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, सोचते रहोगे तो मनमोहन सिंह बन जाओगे। ठीक है, ये थोड़ा गलत तरीके से मत लेना। मतलब कहने का ये था यहां पर मेरा कि चीजों के बारे में बहुत कम आप लोगों को बेसिकली ऐसा है कि बहुत कम भी नहीं सोचना है। आप लोग ऐसा करना है, कोई डिसीजन लेना है तो उसके सारे पहलू एक बार देख लीजिए, पर लेकिन उसके बाद में फिर कर डालिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस सोचे ही जा रहे हैं, सालों लग गए। ठीक है, मनमोहन सिंह जी की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, तो गलत तरीके से मत लीजिएगा। फिर आप लोग कमेंट करने लगते हैं सर क्या बोल दिया, आप क्या जानते हैं उनके बारे में। मतलब जितना जानता हूं उतना काफी है, पर लेकिन हाँ अलग तरीके से, मतलब गलत तरीके से नहीं बोलना था। ठीक है, तो मैं यहां पर बस एक जोक के तरीके से बोला था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी हमारी डेली 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये तो ये एसएलवी फैमिली में अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो डेली मॉर्निंग में 4 बजे उठ सकते हैं नैनो मैगजीन के साथ में। इसमें ऑल इंडिया रेडियो, पीआईबी, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है वो सारी इकट्ठी कर इसके अंदर आ जाती हैं। बाकी यहां पर द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है ये भी आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा, और आप लोगों का एक नेक्स्ट वर्जन निकल के आएगा अगर इसको आप लोग कंटिन्यूअस देखते हैं तो, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ज्यादा चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर क्विज है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। फिर इसके बाद में आप लोग जब न्यूज देखेंगे तो सबके आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। टकटकी लगाकर आप लोग इसको सुनिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया, सर आपने बोला कि सुबह जल्दी उठकर आप पानी पीते हैं, तो पानी कैसा पीते हैं, ठंडा पानी या फिर गर्म पानी? तो ये इंपॉर्टेंट है, हंसी मजाक की बात नहीं है, कई सारे उसकी मजाक उड़ा रहे थे। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुबह सुबह जब आप लोग उठते हैं ना तो आप लोग अगर थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएंगे तो आप लोग की बॉडी के टेम्परेचर का हिसाब का पानी रहेगा। आंखें आप लोग धुल सकते हैं ठंडे पानी से, पर लेकिन पीने के लिए आप लोग थोड़ा सा गुनगुना निवाया पानी रखिएगा। ठीक है, तो ये जरूर कोशिश कीजिए ताकि आप लोग का गला खराब ना हो और हेल्थ खराब ना हो, तो ये जरूर कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इंटरनेशनल वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक। तो स्वयं सेवक यानी कि अपनी इच्छा से, यानी कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूं अपनी इच्छा से, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है यहां पर। तो ये वॉलेंटियर एक तरीके से यहां पर, ये एक तरीके से स्वयं सेवक यानी कि एक तरीके से वॉलेंटियर वर्क है मेरी साइड से।
तो यहां पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, मैं बोलूं कि एसएलवी के नाम पर आप लोग किसी को जाकर पढ़ाइए, तो आप लोग मेरे वॉलंटियर हो गए कि आप लोग पढ़ा रहे हैं, एसएलवी फैमिली के वॉलंटियर आप लोग हो गए यहां पर। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर जो डे है इसकी थीम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, जब डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगी। इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री के द्वारा मिलकर एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक तरीके का एग्रीमेंट जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन के बारे में बात की जा रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि ये चैनल है, यहां पर अब मैं वीडियो अपलोड करता हूं, तो यहां पर अगर कोई और इसको डाउनलोड कर अपने चैनल पर अपलोड करता है या फिर इनको बेचने लगता है बिना मेरी इजाजत के, तो वो मेरे प्रॉपर्टी राइट का इन तरीके से हनन कर रहा है। ये मेरा कंटेंट है, मैंने मेहनत की है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने डिकोड किया, मैंने अपलोड किया, तो मेरे से बिना पूछे अगर मैं इजाजत देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन बिना पूछे तो वो मेरी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी चुरा रहा है एक तरीके से। तो मोटी मोटी भाषा में समझने के लिए ये उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSA के द्वारा ऑब्टेन की गई मेंबरशिप अभी यहां पर IAIS, ठीक है। तो IAIS क्या है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। टारगेट की बात की जा रही है हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय एनर्जी जिसको आप लोग बोलते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बोलूं तो सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, और भी कई सारे उदाहरण दूंगा जब डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो टारगेट बोला गया है यहां पर 450 गीगावाट। तो कब तक का है 450 गीगावाट, आप लोगों को ये तो याद होगा। 175 गीगावाट कब तक का है, ठीक है। तो ये कब तक का है बताइए, इसके बारे में जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो इसको भी बता दूंगा, ठीक है। तब तक आंसर दीजिए। कौन सा राज्य है हमारी कंट्री में जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला है कीवी की खेती करने के लिए। कीवी देखा होगा ना, वो काला काला सा आता है और एक तरीके से ऐसा, मतलब हिंदी, मतलब जिसने किसी ने नहीं देखा है तो एक तरीके से चीकू टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, चीकू के ऊपर थोड़ा थोड़ा रुआ टाइप में, ठीक है। तो उस साइज का कुछ कीवी आप लोग को देखने को मिलता है, पिक्चर भी दिखाऊंगा जब देखेंगे। तो ये एक बेसिकली चाइनीज फ्रूट है, ठीक है। तो ये चाइना में काफी लार्ज स्केल पर उगाया जाता है। तो यहां पर अभी इस पर्टिकुलर ये जो कीवी है इसके लिए हमारी कंट्री में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो यहां पर आप लोगों को बताना है MOVCDNER क्या है ये, ठीक है, और कौन सा राज्य है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड कराया जाता है यहां पर, ये फिर से यही टर्म यहां पर आ रही है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जो ये काम करती है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है हमारे यहां पर हमारी कंट्री में अगर हम लोग बात करें, अभी रिसेंटली जो माइग्रेंट वर्कर आए थे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर, उनको हनी मिशन के तहत यहां पर उनको काम देने की कोशिश की गई। तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले डे है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय यह है स्वयंसेवक दिवस। तो ये जो डे है ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 दिसंबर यानी कि जो आज की डेट है, तो यहां पर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसको रेफर किया जाता है यहां पर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, क्योंकि जब वॉलंटियर का आप लोग काम करते हैं, अपनी इच्छा से कोई काम आप लोग करते हैं, तो वहां पर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बेसिकली वो काम काफी लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है। जैसे ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, तो कितने भी बच्चों के जितने के भी सिलेक्शन होंगे, ठीक है, तो वो आगे चलकर काफी बड़ा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन अपना करेंगे, क्योंकि वो सही तरीके से अच्छे लेवल पर पढ़ाई कर जा रहे हैं, तो वो चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहां पर काम होगा। और जैसे कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कई सारे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। एम क्या है यहां पर, यूनिक एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर जो बेसिकली जो वॉलंटियर है यहां पर, ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ये अपने आप यहां पर इसको चूज करते हैं, किस तरीके से जो वैल्यूज है उनको शेयर करते हैं, और कम्युनिटी में मिलकर एक तरीके से सब मिलकर कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। इसलिए जो थीम है यहां पर बोला गया टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली साथ में हम स्वेच्छा से कार्य कर सकते हैं, यानी कि एक अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता है। अगर साथ में मिलकर काम करने स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप भी 2-2, 3-3 लोगों को पढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को उठा रहा हूं, तो आप भी 2-2, 3-3 लोगों को उठा सकते हैं। तो मॉर्निंग में अगर चाहे तो आप लोग और बच्चों को उठा सकते हैं और यहां पर जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करिए। तो एक वॉलंटियर वर्क होगा, स्वेच्छा से आप लोगों ने ये काम किया। और इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात, कल का जो हमारा टारगेट था ये था 1200, तो यहां पर जो बच्चे उठे थे वो लगभग यहां पर जो उठे थे वो 1172 के करीब उठे थे यहां पर, ठीक है, यानी कि 28 की कमी और रह गई है। आज का जो टारगेट है यहां पर देखते हैं कितना अचीव कर पाते हो, 1400। और एक इंपॉर्टेंट बात ये, सो मत जाया करो यार उठने के बाद में, हिम्मत करो थोड़ी सी, 21 दिन तक जगना है। और 4 बजे जिस दिन उठ जाते हो बोलो फर्स्ट डे 4 बजे उठ गए, सेकंड डे डन, थर्ड डे डन। तो ये जरूर करिएगा, इससे और आंखें आप लोगों की खुलेगी, ठीक है। आइए अब एक एक कर न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं।
इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर, और ये जो इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर अभी इस कंट्री में इलेक्शन हुए हैं तो इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाती है। इंडिया और यूएसए में नए प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है जो बाइडन। जो बाइडन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने ये आप लोग बताइए। इनके बीच में अभी यहां पर एमओयू साइन की गई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कॉर्पोरेशन है उसको लेकर, यानी कि एक तरीके से बौद्धिक संपदा आप लोग बोल सकते हैं, इसमें सहयोग करने की बात की जा रही है इंडिया और जो यूएसए है उसके द्वारा। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें और जो यूएसए में उनके द्वारा जो मिलकर काम करेंगे तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल जो ट्रेड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो एमओयू विद यूएसए का जो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ यूएसए का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये तो आप लोग एक बार को याद रखिए या ना रखिए, पर लेकिन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी आप लोगों से कोई पूछे कि किसके अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है यहां पर। ये तो कंफ्यूज मत होइएगा, मिनिस्ट्री आप लोगों से कई बार पूछी जाती है स्टेटमेंट में। तो इनके द्वारा बेसिकली काम किया जा रहा है यहां पर डेसिमेशन के लिए। तो यहां पर जो काम करेंगे प्रसार का काम करेंगे। क्या प्रसार करेंगे? देखिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको फॉलो करना है, एक्सपीरियंस या फिर जो नॉलेज है खासकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले फील्ड में उसके ऊपर फोकस करेंगे। इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी जो रिसर्चर है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्मॉल मीडियम साइज जो एंटरप्राइज हैं जिसको एसएमईज भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, लघु उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग हैं, घर में किसी ने आंवले की फैक्ट्री, आंवले का अचार बनाने का थोड़ा सा एक सिस्टम एक तरीके से स्टेब्लिश कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से काम चल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसमें भी कैसे काम किया जा सकता है, तो इंडिया और यूएसए यहां पर मिलकर काम करने वाले हैं। यूएसए में अभी इलेक्शन हुए तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। हमारी कंट्री यहां पर हो गई और यहां पर हो गया यूएसए, ठीक है, तो सुबह सुबह यूएसए की भी सैर हो गई आप लोगों, ओके। तो यहां पर यूएसए होगा, तो जो बाइडन साहब अभी यहां पर चुनकर आए हैं। टोटल मिलाकर 50 राज्य हैं यूएसए के अंदर में। अगर यूएसए के बारे में बात, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो यूएसए के बारे में आप लोग याद रखते हैं, और यूएसए और कनाडा के बीच में यहां पर ये 5 लेक हैं, ठीक है। पहली जो लेक है यहां पर ये लेक सुपीरियर, ये यहां पर इधर हो गया यूएसए और ऊपर हो गया कनाडा। इधर बात करेंगे तो ये है लेक ह्यूरोन, थोड़ा सा और यहां पर इसको जूम कर लेता हूं तभी आप लोग अच्छे से इसको देख पाएंगे। अब देखिए ऊपर हो गया लेक सुपीरियर, नीचे हो गया लेक ह्यूरोन, ठीक है, नीचे हो गया, इसके भी नीचे हो गया लेक एरिक, ठीक है, और इधर हो गया लेक ओंटेरियो। ये 4 लेक हैं जो यूएसए और कनाडा के बीच में डिवाइडेड है, पर लेकिन एक लेक ऐसी है मिशिगन जो कि कंप्लीटली यूएसए के अंदर में है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है। और आप लोगों को याद होगा जब हिंदू वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन ये मैप बेस्ड डिस्कस किया था, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, याद क्या रखिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये जो आप लोगों को बात की मैंने अभी, ये कहां पर जाकर गिरती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का नाम बताइए जहां पर ये लेक है जाकर गिरती है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है नेशनल न्यूज के बारे में। तो जो नेशन की न्यूज है यहां पर, ये हमारी कंट्री में जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है अभी कई सारे राज्य ऐसे हैं जो यहां पर स्टेप उठा रहे हैं, और ये पूरे नेशनल के लेवल पर यहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी। इनके द्वारा क्या काम किया जा रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो यहां पर शादी करने के लिए अपने धर्म को चेंज करता है तो उस टाइम पर यहां पर ये इलीगल माना जाएगा। अभी रिसेंटली कर्नाटका के द्वारा भी ये स्टेप उठाया गया, और मैक्सिमम ये वो राज्य हैं जहां पर आजकल में बीजेपी रूल कर रही है, उनके द्वारा ये स्टेप उठाए जा रहे हैं कि अगर दूसरे रिलीजन में जाकर आप लोग शादी करते हैं और वो रिलीजन के लिए आप उस शादी के लिए अपना एक तरीके से धर्म जो कन्वर्ट करते हैं एक तरीके से, तो इसको अस्वीकार किया जाएगा। पर लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा क्या बोला गया? कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है। अगर कोई पर्सन यहां पर किसी के साथ में शादी कर रहे हैं, कोई पर्सन यहां पर इंडिविजुअल अपना रिलीजन अगर चूज कर रहे हैं, तो आप लोग क्या होते हो, आप लोग कौन है तो इसमें बोलने वाले, ये उसका फंडामेंटल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट जिसको हिंदी में आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं, हमारे संविधान में ये तीसरे पार्ट में रखा हुआ है। तीसरे पार्ट में जब आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में आप लोग जाओगे तो आप लोग को फंडामेंटल राइट यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसके बीच में जो आर्टिकल 21 है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करती है। तो ये लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी जो है यहां पर ये चॉइस खुद की पर्सन की है कि वो अपनी लाइफ में किसको लाइफ पार्टनर चूज करे। आप लोग नहीं बताएंगे यहां पर कि लाइफ पार्टनर कौन होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑलरेडी यहां पर इसी बात को बोल चुके हैं जब यहां पर केस पहुंचा सलामत अंसारी और इसी के साथ में प्रियंका खानवार अलियास अली, तो इनका केस पहुंचा तो उन्होंने बोला कि राइट टू लिव विद ए पर्सन, उसकी चॉइस खुद की है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन क्या चल रहा है, तो उसको आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है। ये उसकी खुद की लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, इसमें इस तरीके से आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा राइट टू लाइफ के बारे में, तो कौन से आर्टिकल में यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल 21 की बात की जा रही है। और जब मैं आप लोगों से बात करता हूं ना आर्टिकल 21, तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, जैसे हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो आर्टिकल 21 के अंदर आएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो आर्टिकल 21 से ही इंस्पायर होकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था हमारी कंट्री में। और इसी के साथ में बात करूं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में, हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरी कंट्री थी जिसके द्वारा ट्रिब्यूनल बनाया गया था। ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक तरीका कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं जो कि एक नॉर्मल कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक तो आप लोग जा रहे हैं प्रॉपर शादी में पूरे ड्रेसअप हो गए भैया, बिल्कुल एक प्रोफेशनल शादी है यार, दोस्त की शादी है। दूसरा आप किसी यार दोस्त की शादी में जा रहे हैं मजे में, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आप लोग टी शर्ट या फिर जो भी आप लोगों को ब्लेजर या नीचे कुछ भी आप लोग डाल के इस तरीके से जाएंगे तो बिल्कुल मजे में एक फंकी मोड में आप लोग यहां पर जाएंगे कि फन करना है बिल्कुल एक तरीके से। तो वो वाली चीजें हैं, तो इसके साथ में आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो ट्रिब्यूनल होते हैं वहां पर जो सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है नॉर्मल तरीके से, यहां पर ओनली एनजीटी में बात करेंगे तो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है एक तो अपने ही केस में आप लोग जज नहीं होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए कोई केस आया और उसमें गलती आपने कर रखी, आप ही जज बने बैठे हैं, तो वो नहीं होगा। और सामने वाले को सुने बिना डिसीजन नहीं दोगे, सामने वाले को सुनना है तभी डिसीजन दोगे। तो ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पर्टिकुलर राज्य के बारे में न्यूज है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए हो गई क्योंकि ये पूरे राज्य में तो थी, ये नेशनल लेवल की न्यूज बन गई, इतना ज्यादा यहां पर ये कवर किया गया इसको। अभी हमारी कंट्री में जो उत्तर प्रदेश है उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, वो यहां पर उनके द्वारा अभी एक बॉन्ड इशू किया गया है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। यहां पर ये बीएससी में इसको लिस्टेड करने की यहां पर बात की गई है। ये 200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर कैपिटल रेज करने के लिए मुंबई पहुंचे थे। तो योगी जी जो है यहां पर इनके द्वारा अभी कई सारी बातें बोली गई है। एक तो यहां पर ये नोएडा वाला जो रीजन है खासकर एनसीआर के अंदर, इसको जिस तरीके से मुंबई के अंदर फिल्म सिटी है उस तरीके से इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। और गाजियाबाद के बारे में बात करें तो यहां पर म्युनिसिपल बॉन्ड आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, फॉलोड बाय प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर। लखनऊ 9th सिटी है कंट्री में जिसके द्वारा कैपिटल थ्रू म्युनिसिपल बॉन्ड के थ्रू कैपिटल यानी कि पैसा उठाया जाएगा। तो बॉन्ड क्या होता है? एक तरीके से अगर बॉन्ड आप लोगों को बोला जाए तो टोकन तरीके से, आप लोगों ने सुना टोकन, आप लोग एक तरीके से जिस तरीके से बॉन्ड आप लोग बोल सकते हैं। जैसे इलेक्शन बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो जैसे पैसा देके आप लोग टोकन खरीदते हो फिर गोलगप्पे लेकर आते हैं, उसी तरीके से यहां पर बॉन्ड होता है। आप लोग जब बॉन्ड जब पैसे देते हैं वहां पर आप लोगों को बॉन्ड मिलता है, फिर उसको आप लोग कैसे यूज करना है आप लोग के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है 2015 में जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, इसके द्वारा फ्रेमवर्क ये स्टार्ट किया गया था और इसको यहां पर मुनी बॉन्ड के नाम से भी बोला गया था, यानी कि म्युनिसिपल बॉन्ड। तो म्युनिसिपल का जो मुनी है यहां पर ये इनके द्वारा निकाल लिया गया, तो मुनी बॉन्ड भी बोले तो कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं थोड़ी सी सेबी के बारे में, जो कि कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है इसको। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई, स्टैट्यूट पास करके। ये हमारी कंट्री में 1992 में बनाई गई थी। ये आज की डेट में हमारी कंट्री में सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। और जो इसके चेयरपर्सन है वो आज की डेट में कौन है? वो है यहां पर एटी, ठीक है। तो यहां पर कौन है? अजय त्यागी। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है जो याद रखिए। इकोनॉमी की न्यूज है यहां पर, ये बैंकिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। और जैसे कि आरबीआई की तैयारी करते हैं या फिर ईपीएफओ वगैरह में भी आप लोगों से ये न्यूज पूछी जा सकती है इस तरीके की, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये क्या है बेसिकली, तो हमारी कंट्री में ये एक तरीके से जो बॉडी है ये काम करती है सिक्योरिटी, डिपॉजिट, कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विस या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे रिलेटेड यहां पर ये काम करती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो फाइनेंस अगर बात करूं जिस तरीके से यहां पर इस तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो यहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी ये हमारी कंट्री की एक तरीके से फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है। जैसे यूके के अंदर है फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, यूएसए के अंदर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर, इसी तरीके से इंडिया के अंदर है यहां पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको आईआरडीए बोलते हैं, जो कि इनको रेगुलेट करती है। रेगुलेटर कैसे? जैसे बैंक को कौन रेगुलेट करता है हमारी कंट्री में, तो उसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से जो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने सेबी के बारे में बात की, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड वहां पर उसको रेगुलेट करता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर मैटर आता है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो अगर बात करें हमारी कंट्री का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सर्विस सेंटर अथॉरिटी है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गांधीनगर के अंदर है। इसको अभी मेंबरशिप मिली यहां पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस ये सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर। तो यहां पर एक तरीके से IAIS, तो यानी कि इसके बारे में याद रखिएगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यहां पर इंश्योरेंस सुपरवाइजर। तो इसका पार्ट इंडिया बन गया है, यानी कि अगर इसका पार्ट हम लोग बन जाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आज के दिन में आप लोग अकेले बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, पर लेकिन अगर एसएलवी फैमिली से अगर आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोग कितना कुछ सीखेंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो आप लोग सीखेंगे। कई सारे बच्चे डिटेल में क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उनके आंसर पढ़कर भी आप लोग सीखेंगे। कई सारे बच्चे अपने डाउट पूछते हैं तो कई सारे बच्चे उनको रिप्लाई करते हैं, तो कई सारे फैमिली मेंबर रिप्लाई करते हैं, तो उससे एक दूसरे के साथ में अच्छा इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें आप लोगों
को सीखने को मिल जाती है जब आप लोग ग्रुप में बैठते हैं एक्स्ट्रा। तो यहां पर अगर इसमें अगर कई सारे अच्छे मेंबर होंगे तो वो एक दूसरे को भी सिखाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग आज के दिन में एक्सचेंज कर पाएंगे यहां पर आइडिया, इंफॉर्मेशन या ग्लोबल रेगुलेटर से रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मैंने बात की आप लोगों से इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर अथॉरिटी के बारे में। तो ये हमारी कंट्री में गांधीनगर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, यहां पर ये 9 मेंबर यहां पर रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो इंक्लूड करते हैं चेयरपर्सन। यहां पर जो अथॉरिटी मेंबर है खासकर आरबीआई के, सेबी से यहां पर मेंबर लाए जाते हैं। तो इसके तरीके से यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। तो खासकर फाइनेंशियल सर्विस पर फोकस देने के लिए ये बॉडी हमारी कंट्री में गांधी के अंदर, आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर बात करें गिफ्ट सिटी का नाम सुना होगा ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, ठीक है, तो वो भी सेटअप की गई। तो ये गांधीनगर के बारे में बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस जो सुपरवाइजर है, इसके बारे में अगर बात करूं, जिसका पार्ट बन गई है यहां पर ये, तो इसके बारे में बात करें तो ये कहां पर है हेडक्वार्टर इसका, ये बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर में है यहां पर इसका हेडक्वार्टर। और 1994 में इसको बनाया गया था, ठीक है। जोनाथन डिक्सन जो है यहां पर इसके आज के डेट में ये यहां पर सेक्रेटरी जनरल है। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में जो एक आइडिया आप लोग रख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जब कंडीशन बुरी देखने को मिल रही थी लॉकडाउन के टाइम पर, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक एरिया काम वाला छोड़कर दूसरे एरिया में आ गए थे जहां पर उनको काम नहीं मिल रहा था। और खासकर यूपी और जो बिहार से बहुत सारे जो लोग थे वो यहां पर अपने अपने राज्य में वापस आ गए। तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो उसी के अंदर हमारी कंट्री में जो एक पर्टिकुलर ये कमीशन है जिसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस है आप लोगों को पता है? कमीशन जो होता है वो एक अपॉइंटेड बॉडी होती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको अपॉइंट करती है। पर जो काउंसिल है वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि जो इलेक्शन होकर आता है। जैसे आप लोगों ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम सुना होगा ना, ठीक है, तो ये इलेक्टेड बॉडी होती है, उस तरीके से समझिएगा। इसके ऊपर भी वैसे वीडियो बना चुका हूं, कमीशन वर्सेस काउंसिल। तो कमीशन, काउंसिल और कमिटी, तो इनमें डिफरेंस के ऊपर एक वीडियो है, सर्च कर लीजिएगा। तो पॉलिटी के अंदर पढ़ाया था, उस टाइम पर डिस्कस किया था। तो जो भी डाउट हुआ करें इस तरीके की चीजें सर्च कर लिया कीजिए, ठीक है। अगर बात करूं यहां पर तो केवीआईसी के बारे में बात की जा रही है, इसको बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसके द्वारा जो हंड्रेड्स ऑफ जो माइग्रेंट वर्कर थे, यानी कि वो लोग जो बाहर से प्रवासी लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्य में आए थे, उनको जो शहद वाले एरिया में काम करने का बेसिकली उनको एक तरीके से काम दिया गया, जिससे हनी मिशन बोला गया यहां पर। तो हनी मिशन के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। हनी मिशन जो था यहां पर केवीआईसी के लिए 3 साल के द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके यहां पर जो फार्मर है, किसान, आदिवासी है, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी, महिलाएं हैं या अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनको जॉब नहीं मिली है, ताकि बी कीपिंग यानी कि मछली पालन में और हनी प्रोडक्शन में इसको यूज कर सकें। अभी मैं एक न्यूज सुना था, तो हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर जो शहद है ना, जो शहद आप लोगों ने कई बार घर में भी खरीदा होगा, सर्दियों में अगर उसको रख देंगे ना आप लोग तो वो जम जाएगा और नीचे आप लोगों को चीनी देखने को मिलेगी। तो जो चाशनी बोलते हैं उसको, बेसिकली चीनी की चाशनी से शहद बनाया जा रहा है, तो शहद सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी शहद के चक्कर में आप लोग मीठा खाए जा रहे हो और अपने आप को और बर्बाद करते रहे, ठीक है। तो ये चीजें जरूर थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा आप लोग। तो इसलिए एक चुटके से नेचुरल चीजें खाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के बारे में। केवीआईसी जिसको आप लोग बोलते हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी यानी कि एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास करके बनाई गई 1957 में। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन एक्ट है 1956 में यहां पर आया, इसके बाद में ये बॉडी स्टैब्लिश की गई। अगर बात करें यहां पर, पहले इसको ऑल इंडिया खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में यहां पर इसको चेंज कर दिया गया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। वैसे दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी, ठीक है। तो यहां पर भी आप लोगों को इसके जो ऑफिसेज हैं, जोनल ऑफिस, तो 6 जोनल ऑफिस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बनाया गया था इसको 1956 में, ताकि प्रमोट किया जा सके, ऑर्गेनाइज किया जा सके, खासकर जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री यानी कि गांव वाले एरिया में जो इंडस्ट्री है खासकर उनके ऊपर फोकस दिया जा सके। इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है। और मंत्रालय कौन सा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो ये इसका मंत्रालय है। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो डिटेल में इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। यहां पर पर्सन के बारे में कई बार पूछ ले जाता है, किस पर्टिकुलर फील्ड से ये पर्सन रिलेटेड है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अभी यहां पर एक्सप्रेस किया गया ग्रीफ, जब यहां पर जो श्री FC कोहली की डेथ हुई
नाम था एफसी यानी कि फकीर चंद कोहली, पर लेकिन दिल के बड़े अमीर थे जिस तरीके का काम करके गए। 1924 से लेकर यहां पर 2020 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा, ठीक है। तो काफी अच्छी जिंदगी ये जीकर गए, काफी लंबे समय तक आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 96 ईयर ये जीकर गए हैं। तो इंडिया के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिसके द्वारा फाउंड किया गया था एक तरीके से, और फर्स्ट सीईओ भी थे यहां पर टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है जिसको टीसीएस आप लोग बोलते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है यहां पर टीसीएस हमारी कंट्री में, इसीलिए यहां पर इनको फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप लोग को बोले कोई फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कौन है, तो इनका नाम भी यहां पर एफ से स्टार्ट होता है। तो फकीर चंद कोहली फादर ऑफ इंडियन आईटी एंड इंडस्ट्री, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहां पर आईटी के फील्ड में, जो कि आपकी डेट में आप लोगों ने भी देखा होगा कितनी सारी जॉब क्रिएट की जाती हैं। खासकर इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पद्म भूषण इनको मिला हुआ है। हमारी कंट्री में जो 4 हाईएस्ट अवार्ड होते हैं, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, फिर होता है यहां पर पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण, और फिर होता है पद्म श्री। तो ये इस कैटेगरी में चलते हैं। तो हमारी कंट्री में ये ऊपर से नीचे को आएंगे तो तीसरे नंबर का हाईएस्ट अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर इनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो नाम याद रखिएगा यहां पर फकीर चंद कोहली, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री। आइए टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप लोगों को लेकर चलता हूं, साइंस और टेक की यहां पर ये न्यूज है। देखिए आप लोगों को अगर लगता है किसी को आप लोग उठा सकते हैं मॉर्निंग में, तो उसको जरूर उठाइएगा, क्योंकि एक बार वो पर्सन उठ जाएगा ना, और मॉर्निंग में उठने के बाद में जब अपने दिन को स्टार्ट करेगा और उसको लगेगा यार आज तो कितने पहले उठ गया हूं मैं, तो उसके अंदर खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए जो उठ जाता है एक बार जाकर सो जाए, ये गलती मत कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को सहन शक्ति में लेकर आइए। आप लोगों का दिमाग कुछ दिनों तक आप लोगों को अपोज करेगा, पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग चीजों को करते रहेंगे, आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर ये आदत पड़ जाएगी। हो सकता है कुछ दिनों आप लोगों के हल्का सा धीमा सा सर में दर्द देखने को मिले, पर लेकिन जैसे जैसे आदत बढ़ती चली जाएगी, ये वन ऑफ द बेस्ट आदत होगी जो आप लोग अपनी लाइफ में डेवलप करेंगे। तो इसको थोड़े से दिन तक फॉलो करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। आइए बात कर रहे हैं यहां पर हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जिसको अक्षय ऊर्जा के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो हमारी कंट्री में जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके मिनिस्टर हैं आर के सिंह, तो यहां पर आर के सिंह इसके मिनिस्टर हैं। तो इनके बारे में अगर बात करें तो अंडमान और निकोबार वाले एरिया में अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस देने की बात इनके द्वारा की जा रही है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर हमारी कंट्री में आप लोग बात करते हैं 2022 तक का जो टारगेट है, वो टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को बनाने का, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर 450 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया हमारी कंट्री में, तो वो यहां पर रखा गया है 2030 तक का, यानी कि 2022 तक का आप लोग यहां पर 175 गीगावाट लेकर चल रहे हैं। पर लेकिन और आने वाले 8 साल के अंदर अंदर आप लोगों ने 450 गीगावाट यहां पर टारगेट कर दिया। तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको आप लोग अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, इसके बारे में अगर थोड़ी सी मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से को आप लोग अक्षय ऊर्जा के नाम से नॉर्मली जानते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया। इसको कैसे समझिएगा, वो एनर्जी जो आप लोगों को लगता है कभी खत्म नहीं होगी। जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, तो आप लोगों को लगता है कि ये खत्म होने वाला है, तो इसलिए ये एक तरीके की एक ऐसी एनर्जी होगी जो एक एवरग्रीन एनर्जी बोलते हैं। हवा चलनी बंद हो सकती है, ठीक है। क्या आप लोगों को लगता है सूरज निकलना बंद हो जाएगा? तो ये इस तरीके की एनर्जी इनको रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा तो यही है, आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। फॉसिल फ्यूल खासकर आज की डेट में अगर हम लोग बात करते हैं जो एयर पोल्यूशन का काम करते हैं, यानी कि आप लोग पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, तो एयर को पोल्यूट करेंगे, उससे भी आप लोग का पीछा छूट जाते हैं। इसी के साथ में सप्लाई जो है यहां पर अगर बात करें एनर्जी जो सप्लाई है, खासकर डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट है बाहर से जो खरीद कर लेकर आते हैं, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है यहां पर कहीं ना कहीं क्या और दो मेन रीजन के लिए यूज की जाती है। एक तो लेबर इंटेंसिव है, यानी कि बहुत सारे लेबर फोर्स आप लोग यहां पर यूज करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में। और इसी के साथ में यहां पर जो रिसोर्सेज है ये खासकर इंडिजिनियस हम लोग यूज कर पाते हैं, यानी कि अपनी ही कंट्री में सोलर पैनल बनाकर उसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं, अपनी ही कंट्री में विंड एनर्जी के प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, तो अपनी ही कंट्री में जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसको यूज कर इन प्लांट को हम लोग लगा रहे हैं। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी ही कंट्री के लोगों को जॉब मिलेगी जब ये सारे प्रोडक्ट यहां से निकल कर आएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी, ठीक है। तो अक्षय एनर्जी का जो टारगेट है अगला वो है 450 गीगावाट और 2030 तक का टारगेट है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। आगे बढ़ता हूं, अगली जो न्यूज है मेरे दिल के करीब वाली न्यूज है, यहां पर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हमारी कंट्री में जो एजुकेशन मिनिस्टर है ये है पोखरियाल निशांक, ठीक है, निशांक पोखरियाल बोलिए फिर आप लोग। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री के बारे में, इसके द्वारा यहां पर प्रिपेयर किया गया अभी एक टास्क फोर्स जो यहां पर आप लोगों को टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा मदर टंग में।
यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोग अगर टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि तकनीकी शिक्षा अगर लेना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को खुद की मातृभाषा में यहां पर मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो ये चीजें होती है ना, ये इंग्लिश में आप लोग को देखने को मिलती हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको अगर उन्हीं की मातृभाषा में अगर उनको मिल जाए बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन, तो कैसा रहेगा? देखिए मैक्सिमम लोग, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काफी अच्छा दिमाग चलता है, उनकी खुद की लैंग्वेज जब वो पढ़ने बैठते हैं, पर लेकिन अगर इंग्लिश में उनको पढ़ने के लिए बोला जाए तो पढ़ते रहते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है कई सारे लंबे समय तक भी, और जबकि उनकी लैंग्वेज की किताब पकड़ा दी जाए तो जरा सी देर में चैप्टर को खत्म कर देते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है कि टेक्निकल एजुकेशन भी आप लोग मातृभाषा में प्रोवाइड कराइए, ताकि अच्छे से चीजों को समझ सके। तो इसी के लिए जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहां पर चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, जिसका नाम है यहां पर अमित खारे, तो इनकी अध्यक्षता में यहां पर यह बॉडी बनाई गई है, और इसको 1 महीना दिया गया कि तुम रिपोर्ट सबमिट करो, फिर हम लोग देखेंगे। रिपोर्ट सबमिट क्या करनी है? जो इनेबल किया जाएगा जो भी स्टूडेंट है उनको, ताकि जो ब्राइट स्टूडेंट को सामने निकाल कर ला सकें टेक्निकल एजुकेशन में, क्योंकि लैक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज पर उनकी पकड़ नहीं होती है, इसलिए उनके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर नहीं आ पाता है। और टैलेंट जो है वो लैंग्वेज का टैलेंट जो है यहां पर एक तरीके से लैंग्वेज का मोहताज बनकर न रह जाए, तो इसके चलते यहां पर इसको लोकल लैंग्वेज में डेवलप करने की बात यहां पर की जा रही है। इसी के चलते हमारी कंट्री में जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो ये भी इसी चरण में आप लोग इसको देख सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में सबसे पहले जो लाई गई थी वो लाई गई थी 1968 में। दूसरे नंबर पर ये जो लाई गई थी, ये लाई गई थी 1986 में। तो 8 को इधर और 6 को इधर पहुंचा दीजिए, यानी कि पहुंचा दीजिए, तो ये 86 हो गया। तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 2020 में, ठीक है। तो अभी यहां पर तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसके बीच में अमेंडमेंट भी किया गया था, वो कब किया गया था ये आप लोग बताइए, या फिर आप लोगों को जब लास्ट में आंसर बताऊंगा तो तब आप लोगों को वहां पर उसके बारे में जानने को मिल जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर बात करूं तो देखिए एजुकेशन जो होता है वो आप लोगों को कॉन्करेंट लिस्ट में देखने को मिलता है। हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट हो गया, सेंट्रल लिस्ट हो गया और कॉन्करेंट लिस्ट हो गया। वैसे होता है सबसे पहले सेंट्रल लिस्ट आता है, फिर स्टेट लिस्ट आता है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट आता है, ऐसे आप लोग इनको देख सकते हैं। अगर सेंट्रल लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो सेंट्रल लॉ बनाएगा उसके ऊपर, स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट लॉ बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में है तो दोनों लॉ बनाएंगे। पर लेकिन अगर सेंटर ने पहले बना दिया तो उसका जो लॉ है वो पहले माना जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया एजुकेशन को, पर लेकिन पहले एजुकेशन जो थी वो स्टेट लिस्ट में थी। फिर हमारी कंट्री में संशोधन किया गया 42वां, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि छोटा संविधान भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इतना बड़ा संविधान में संशोधन किया गया कि एक छोटा सा संविधान बन जाए किसी कंट्री का, इतने सारी चेंज कर डाले इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1976 में। तो उस टाइम पर एजुकेशन को हम लोगों ने, जो कि पहले स्टेट लिस्ट में आती थी, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में पहुंचा दिया। तो जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बोला था कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, वो इसीलिए बोला था ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे और ये चीजें नोट डाउन भी करते रहे। तो सीरियस हो गए पढ़ाई करो यार, एक बार लाइफ में पढ़ाई कर लो अच्छे से यार, 5-6 महीने या साल भर लगकर तो काम पूरा हो जाएगा। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर सीडीएस का पेपर आ रहा है, कितना करंट अफेयर तैयार करूं? तो यार सीडीएस के पेपर के लिए जो भी देने जा रहे हैं 6-6 महीने में पेपर होता है, तो मिनिमम 6 महीने का कम से कम करंट अफेयर आप लोग तैयार करके जाओ। बाकी इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है न्यूज में जो चल रहे हैं, मोटा मोटा नजर उसके ऊपर मार लो आप लोग एक बार, ठीक है। तो 6 महीने का कम से कम मिनिमम 6 महीने तो कवर करके आप लोगों को जाना ही जाना है। ओके, जियोग्राफी का यहां पर ये न्यूज है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा ना, आपका थोबड़ा और मिसिज चोपड़ा सेम सेम जस्ट चिल डोलू तो कीवी के बारे में मैंने बात की, कीवी का थोपड़ा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये होते हैं स्त्रीय कीवी, ठीक है। तो ये देखा बिल्कुल चीकू टाइप में आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, थोड़ा सा अलग ये इनके ऊपर खुरदरा टाइप के आप लोगों को देखने को मिलता है। खाएंगे तो खट्टा सा आप लोगों को ये लगेगा, हालांकि जब ज्यादा पक जाता है तो मीठा भी लगता है। किसने खाया है कीवी, यस या फिर नो? जिसने खाया वो यस लिखिए, जिसने नहीं खाया वो अगर खा सकता है तो खा लीजिएगा। वैसे विटामिन सी के लिए काफी अच्छी मात्रा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कई सारी बीमारी में भी इसको हालांकि यूज किया जाता है। तो कीवी की जो खेती है यहाँ पर हमारी कंट्री में, जो वाइल्ड कीवी है यानी कि जो जंगली कीवी है, उसको यहाँ पर हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो जीरो वैली है उसके अंदर यहां पर इसको उगाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक फ्रूट जो बेसिकली सर्टिफिकेट है वो यहां पर दिया जा रहा है कंट्री के अंदर, और यहां पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य मिल गया है जिसको यहां पर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर कीवी। किस मिशन के तहत? यहां पर ये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको MOVCRNER बोलते हैं, याद रखेगा, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन,
MOVCR, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। मिशन ऑर्गेनिक जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारी कंट्री में, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो एग्जैक्ट आप लोग इसको यहां पर देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारी कंट्री में एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, जो कि हमारी कंट्री का ओनली आसाम के राज्य को टच करता है और इसी के साथ में नागालैंड के राज्य को टच करता है। तो 2 राज्य टच करता है, पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर 3 टच करता है। भूटान, इधर हो गया तिब्बत यानी कि चाइना, और इधर हो गया म्यांमार यानी कि बर्मा, तो इनको टच करता है। अगर ये जो वैली मैंने आप लोगों को बोली है इसको एग्जैक्टली आप लोग देखना चाहते हैं, तो अपनी कंट्री हो गई प्यारी और इसका ये हो गया मैप यहां पर। तो जो रेड स्पॉट आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये वाला, ये पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है, तो ये है यहां पर जीरो वैली, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और जूम किया जाए इसको, तो कुछ पिक्चर भी अगर देखी जाए यहां पर, ये कुछ पिक्चर भी डली हुई है यहां पर, जो भी है इनकी यहां पर, जो यहां पर डाली है, ये देखिए ये वाली पिक्चर अच्छी है, ठीक है। एक और दिखाऊं छुटके इनको देख लीजिए भाई साहब, इनकी पिक्चर डाल रखी है, लोकल लोगों की मतलब पिक्चर बेसिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है बेसिकली यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो अगर घूमने कभी जाओ तो देख लीजिएगा, तो एक तरीके से काफी एक शांत एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में बात की। तो यहां पर ये इसको अभी यहां पर जो बेसिकली प्रोवाइड कराया गया सर्टिफिकेशन, तो यहां पर किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर ये काम कर रही है। कीवी ऑफ जीरो वैली, यहां पर ये लोबर जो यहां पर बेसिकली लोअर सबनसिरी जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, तो उसके अंदर यहां पर इसको प्रोवाइड कराया गया। 3 ईयर का जो प्रोसेसर है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक छोटी सी न्यूज है आर्ट और कल्चर के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये, और इंटरेस्टिंग न्यूज भी है। बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका नाम है यहां पर थेरेमिन। थेरेमिन जो इंस्ट्रूमेंट है यहां पर, इसको 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 1920 में यह बनाया गया था, और लियोन थेरेमिन जो थे वो इसके इन्वेंटर थे, जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। ये एक तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है यहां पर, ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यहां पर, जो कि कंट्रोल किया जाता है विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि आप लोग इसको टच नहीं करेंगे और आप लोग यहां पर इससे काम करा सकते हैं। जो यहां पर थेमिनिस्टर होते हैं, यानी कि जो परफॉर्मर होते हैं यहां पर, जो इसको परफॉर्म करते हैं, वो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, जब आप लोग को टच भी नहीं करना है, यानी कि एक तरीके से हाथ भी नहीं लगाना है और इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा। ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट है, जी हां बिल्कुल है, इसका नाम है थेरेमिन इंस्ट्रूमेंट। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी यहां पर। इसमें करते कैसे, यहां पर कंट्रोल किया जाता है यहां पर, ये यूजुअली 2 तरीके से। एक तो यहां पर इसमें मेटल एंटीना होता है, ठीक है, जो कि सेंस करता है रिलेटिव पोजीशन पे कहां पर चीजें रखी गई हैं, और दूसरा यहां पर हैंड इसके पास में लाया जाता है, और इसी के साथ में ये कंट्रोल करता है ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी के थ्रू, जो वन हैंड है, और दूसरा एम्पलीट्यूड जो वॉल्यूम के थ्रू यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा वॉल्यूम को यहां पर बेसिकली कंट्रोल करता है। ऐसे देखिए आप लोग यहां पर, ये जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों के सामने, यहां पर ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहां पर एक तो ये आप लोगों को रोड देखने को मिल रही है, और एक यहां पर ये देखने को मिल रही है। तो इसमें हाथ के जेस्चर किए जाते हैं, बेसिकली इसको टच नहीं किया जाता है, और ये इंस्ट्रूमेंट बजना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है यहां पर ये। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से यहां पर ये एम्पलीफाई करता है और फिर लाउड स्पीकर में उसको भेज देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये लियोन थेरेमिन जो है, जो लियोन थेरेमिन है यहां पर, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो आखिर कैसी लगी ये न्यूज, इंटरेस्टिंग लगी या फिर नहीं? मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी जब यार इसको पढ़ा था मैंने। तो इसके बारे में छोटी सी बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर कल क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, उनके सबके आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से जरूर सुनिएगा इनको, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहां पर मिल जाएंगे। यहां पर जो हमारी फैमिली मेंबर है जिनका नाम है सजल प्रीत कौर, बहुत शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं और काफी डिटेल में। सबसे पहले मैंने आप लोगों से इंडियन आर्मी डे पूछा था यहां पर, तो ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और फील्ड मार्शल जो यहां पर KM करियप्पा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी थे 1949 में, तो इनके नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये यहां पर फॉर्मेशन किया गया था 1986 में, और ये यहां पर जो सेक्रेटरी है ये रेणु स्वरूप, और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, ठीक है। इसी के साथ में वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है यहां पर वर्ल्ड हेल्थ डे। जो थीम थी यहां पर अब की बार अगर बात करें यहां पर, ये थी यहां पर सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, जो आप लोग को याद होगा अगर लंबे समय से आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। देखिए पुराने लेक्चर जाकर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, अगर कोई चीज आप लोगों को लगता है कि आप लोग भूल गए, ठीक है, तो जो भी पॉइंट लगता है उनको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो एक तरीके से गोलगप्पा हो जाएगा एग्जाम में जब जाकर बैठोगे, यानी कि कुछ भी याद नहीं आएगा, एकदम खत्म हो जाएगी कहानी। तो ये काम आप लोग को नहीं करने हैं, तो रिवीजन करके जाइए अच्छे से, तभी आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है यहाँ पर 2000 से लेकर 2015 तक है। इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
आ गए थे, जिनका जो टाइम ड्यूरेशन है 2015 से लेके 2030 तक आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहां पर 8 गोल थे इसमें और 17 टारगेट थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में कितने हैं टोटल मिलाकर, तो यहां पर आप लोग 21 है यहां पर ये, और यहां पर 17 आप लोगों को देखने को मिलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात की थी, तो आप लोगों से जो इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट थी 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, सेकंड जो आई थी 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम पर, तीसरी फिर रिवाइज कर लाई गई 19 जो यहां पर मतलब सेकंड को रिवाइज किया गया 1992 में, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट किया गया 1992 में। इसी के साथ में थर्ड जो है यहां पर अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में यहां पर ये एक नई पॉलिसी अभी निकल कर आई जब यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर थे। अध्यक्षता में नहीं मतलब जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने बात की। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। पहले ये स्टेट लिस्ट में थी, अब इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। ओलंपिक 2028 के जो होंगे वो लॉस एंजलिस यानी कि कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसका जो मोटो है ये टुगेदर वी क्रिएट द फ्यूचर। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में आप लोगों से बात की थी, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें 3 टर्म ऐड की गई थी। ये कई बार कंफ्यूजन क्रिएट आप लोगों को यहां पर कर देती हैं। ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेटिव, तो प्रियम्बल के अंदर यहां पर इनको ऐड किया गया था। जो बताने जा रहा हूं थोड़ा सीरियस होकर इसको सुनिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब 42वां संविधान में संशोधन किया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से आप लोग बोलते हैं, तो इससे पहले हमारे प्रियम्बल के अंदर में आप लोगों को 3 शब्द देखने को मिलते थे, जो मेनली जो एक लाइन में कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, तो एसडीआर। ठीक है, एसडीआर क्या है इसके बारे में आप लोगों को पता है? इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ये करेंसी है किसी की, एसडीआर के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। तो किसकी करेंसी है बताइए जरा आप लोग इसको, तो इसके बारे में याद रखिएगा, कल फिर आप लोगों को बताऊंगा करेंसी किसकी है बताइए। पहले हम लोग यहां पर पॉलिटी देख लेते हैं। तो एसडीआर यहां पर 3 वर्ड थे, लेकिन फिर आगे चलकर इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फिर आ गया आगे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो यहां पर इसको तो डॉक्टर के नाम से आप लोग याद रख लीजिएगा कि डॉक्टर बन गया पूरा, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जो सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो है, तो सोवरन जो है वो डिक्शनरी में बाद में आएगा, इससे पहले आ जाएगा सोशलिस्ट और इससे पहले आ जाएगा सेक्युलर, यानी कि डिक्शनरी में यहां पर ये सबसे बाद में ये आएगा, इससे पहले आएगा और इससे पहले ये आएगा। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अगर डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं। और आगे हो गया डॉक्टर, तो डॉक्टर से ऐसे चलिएगा आप लोग, तो आप लोगों से कई बार एक लाइन में लगाने के लिए आ जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग इनको रख सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के थ्रू यहां पर ये शब्द इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पास्ट में कई बार पूछा जा चुका है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर मॉर्निंग में उठा नहीं जाता है, कैसा अलार्म होना चाहिए था अगर अलार्म बजते ही मुंह पर पानी के छींटे लगने लगे? मैंने कहा मम्मी पापा को बोल देना पूरी पानी की बाल्टी आ जाएगी सर पे, तुमने बड़ी बात बताई यार। तो देखिए, इंटरेस्ट से अगर उठोगे तो आंखें भी खुलेंगी और पढ़ने में मजा भी आएगा। अगर बस दिखाने के लिए या कि एक तरीके से वैसे ही उठना है, अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कोशिश कीजिए कि अच्छे से खुद अपने हिसाब से एक तरीके से मन बनाकर उठिए कि आज का दिन ना शानदार तरीके से यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बनी कि हाउस द जोश, तो जोश पूरा हाई होना चाहिए मॉर्निंग में, तभी तो दिन पूरा यूटिलाइज कर रहोगे। मॉर्निंग में तो डल डल घूम रहे हो, फिर सोच रहे हो यार दिन भर एनर्जी नहीं आई, एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी तो आप लोगों को फील ही नहीं करी आप लोगों ने, तो सारा मैटर फीलिंग का है। फील करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो आलस जो है वो बहुत बड़ा दुर्गुण है, तो उसको दूर कीजिए अपने आप से। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने देखा, और पूरा क्विज सुनकर जाया कीजिए, ऐसा नहीं कि बीच में ही भाग जाते हैं। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के बारे में जाना, डिटेल में समझा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की, ये बात की इंडिया और यूएसए के बारे में। इसके साथ में जो नेक्स्ट हम लोगों ने बात की यहां पर इंडिविजुअल मैरिज और ये सब फंडामेंटल राइट, वो सब जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहां पर देखा जो म्युनिसिपल बॉन्ड लखनऊ से रिलेटेड जो हम लोगों ने बातें की, और योगी जी के बारे में, फाइनेंशियल सर्विस के बारे में बात की, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की, जिनको फादर ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की वो एनर्जी के बारे में बात की, अक्षय ऊर्जा जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात की यहां पर, ये हम लोगों ने बात की एजुकेशन के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट थी न्यूज यहां पर। इसी के साथ में कीवी खिलाई मैंने, कैसी लगी खट्टी मीठी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की केवीसी के बारे में बात की, केवीआईसी, ठीक है ना, तो कौन बनेगा करोड़पति नहीं है यहाँ पर, केवीआईसी के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट भी देखा जो कि बिना हाथ लगाए बजाया जाता है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब एक बार आइए क्विज के ऊपर हम लोग थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं।
तो क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की जो थीम आप लोगों से पूछी गई थी, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी जो कौन ये कॉर्पोरेशन है किस किस कंट्री के बीच में देखने को मिला, और IAIS ये क्या है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कब का टारगेट है 450 गीगावाट का, कौन सा राज्य है ये आप लोगों को बताना है। जहां पर बात की जा रही है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन केवी के बारे में, MOVCDNER क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। यहां पर बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है हनी मिशन के तहत जो जॉब दी गई अभी हमारी कंट्री में। तो ये क्वेश्चन है जिनको अटेम्प्ट कीजिए। कल के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली कंट्री कौन सी है जिसने दवाई बना ली है, के वेणुगोपाल के बारे में बात किया था, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में बात की थी, तो कौन सा है, सिविल या फिर क्रिमिनल। रीचा तनेजा के जो यहां पर रचिता तनेजा के बारे में यहां पर बात की थी, जिनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट चलाया गया। इसी के साथ में TRIFED के बारे में आप लोगों से बात की। WMR क्या है ये आप लोगों से पूछा था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कौन से IIT के जो यहां पर अभी जो फिलहाल रिसर्चर है उनके द्वारा ये डमरू के बेस पर कुछ बनाया गया। SPRC क्या है, और यहां पर ये किसके द्वारा चेयर की गई, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग। तो पहले का आंसर यहां पर ब्रिटेन है, यहां पर ये कंट्री जिसने दवाई बनाई यहां पर, तो याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। और ये M जो RNA के बेस पर यहां पर दवाई बनाई गई है, इसको याद रखना। के वेणुगोपाल हमारी कंट्री में अटॉर्नी जनरल है, किस आर्टिकल के तहत यहां पर आता है बताइए, क्रिमिनल कैटेगरी में इनको रखा गया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट और फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है यहां पर वर्ल्ड है, ये WHO के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में IIT कानपुर के द्वारा डमरू के पैटर्न के बेस पर कुछ बनाया गया, यहां पर जो लेटिस के बारे में बात की थी हम लोगों ने। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड वेंकैया नायडू जी के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो थी वो चेयर की गई। तो ये था आज का डिस्कशन। कल का टारगेट कितना रखना है ये आप लोग जरूर बताइएगा, और अगर लेक्चर यहां तक आप लोगों ने देख लिया है तो लाइक और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। इसी तरीके से अपने परिवार को बढ़ाना है। मेरा काम होता है लेक्चर लेना, फिर यहां से आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से चीजों को शेयर करते रहिए, और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो बांटने से कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है। तो अच्छे से एंजॉय किया है तो बताइएगा जरूर, या फिर कोई बोर भी हुआ तो वही बताइएगा। जैसे भी आप लोगों को लेक्चर लगा, तो कैसा लगा, झकास या फिर टाइम पास, तो बताइएगा जरूर। बाकी मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि 7 बजे होगा हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। इसी तरीके से उठते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए, और इसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हुए अपने गोल की तरफ को बढ़ते रहिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।